हेलो एवरीवन। देखिए, जैसा कि हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, इलास्टिक कोलिजन यानी प्रत्यास्थ टक्कर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है। तो देखिए, अप्रत्यास्थ टक्कर को समझने से पहले हमें संवेग संरक्षण का और ऊर्जा संरक्षण का नियम को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ व्यूअर्स इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो उनको ये कहना चाहूँगा कि जो पहले वाली वीडियोज हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड या मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड, उनको एक बार देख ले तो तभी आपको ये जो नॉन इलास्टिक कोलिजन का कंसेप्ट है ये अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, हमारा टाइटल है अप्रत्यास्थ टक्कर। तो जो अप्रत्यास्थ टक्कर है, देखो स्टार्टिंग में हमने माना था कि इधर से एक पार्टिकल आ रहा है, इधर से दूसरा पार्टिकल आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, और दोनों की आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी v1 और v2 हो जाती है। तो इनिशियली कंडीशन में हमने माना था कि दोनों ही वेलोसिटी v से आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे? अब यहाँ पर हम ये कंसिडरेशन रखेंगे कि इधर से पार्टिकल m1 आ रहा है u1 वेलोसिटी से, इधर से पार्टिकल m2 आ नहीं रहा है, रेस्ट में है। अब यहाँ पर मानेंगे कि पार्टिकल m2 रेस्ट में है, क्योंकि हमने दोनों केस ले लिए। एक बार तो दोनों वेलोसिटी v से आ रहे हैं और एक बार एक रेस्ट में है और दूसरा वेलोसिटी v से आ रहा है, तो उस केस को यहाँ पर कंसिडरेशन करते हैं। देखिए, हमने एक अज्यूम किया है, हम एक सपोज दैट वाला ऑप्शन लेके चल रहे हैं। यहाँ पर एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इधर से, देखिए फोकस ऑन द बोर्ड, यहाँ देखिए इधर से एक m1 पार्टिकल u1 वेलोसिटी से आ रहा है और यहाँ पर एक m2 पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है u2, लेकिन स्टार्टिंग में यह जो पार्टिकल है वो है रेस्ट में। स्टार्टिंग में यह पार्टिकल है अपनी रेस्ट पोजीशन में। तो हम यह मानते हैं कि आफ्टर द कोलिजन ये दोनों पार्टिकल कुछ इस तरीके से एक दूसरे से चिपक जाते हैं, यानी टक्कर के बाद ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से चिपक जाते हैं तथा इनकी वेलोसिटी v हो जाती है। जॉइंट वेलोसिटी है ये v आफ्टर द कोलिजन। तो इस केस को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो टक्कर होती है जिनमें पार्टिकल्स चिपक जाते हैं और नॉन इलास्टिक कोलिजन कहलाती है या फिर अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। अब देखिए, ये बात चल रही है हमारी लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो सबसे पहले इस केस को हम कंसिडरेशन करते हैं, इस केस को डिस्कस करते हैं लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, फिर उसके बाद हम इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेकर चलेंगे। तो देखिए, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टार्टिंग में हम लगाते हैं इसके अंदर संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि टक्कर से पहले कुल संवेग, मतलब दोनों पार्टिकल्स का, और टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर होना चाहिए। और हम जानते हैं P इज इक्वल टू mv, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से देखो, टक्कर से पहले m1 u1 m2 u2, लेकिन टक्कर के बाद m प्लस m2 और यहाँ पर v, क्योंकि दोनों का मास सेम है इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन में m1 प्लस m2 का यूज करेंगे। अगर m1v और m2v करेंगे तो भी v कॉमन लेके हम यही टर्म लिखेंगे। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे तो v इज इक्वल टू m1 u1 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। हमारे पास इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चूंकि देखो, स्टार्टिंग में जो m2 पार्टिकल था वो किसमें था? रेस्ट में। स्टार्टिंग में m2 पार्टिकल था वो किसमें था? रेस्ट में। तो यहाँ पर u2 0 हो जाएगा। अब u2 0 हो गया तो u2 का जो कोफिशिएंट है यानी m1, उसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये जो m2, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देखो, यहाँ से u2 v इज इक्वल टू m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। यह है टक्कर के बाद, यह है टक्कर के बाद लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ
रेफरेंस में वेलोसिटी, टक्कर के बाद लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या वेलोसिटी होगी। टक्कर के बाद तो दोनों पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल हो गए ना, तो ये हमने कंसिडरेशन रखा है। तो इनकी वेलोसिटी m1 u1 m1 प्लस m2। ये कब है कंडीशन, जब ये वाला पार्टिकल m2 रेस्ट में हो। अब देखो यहां तक हमने लगा लिया मोमेंटम कंजर्वेशन। अब लगाएंगे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए ऊर्जा संरक्षण से, अब यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे। तो देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, टक्कर से पहले की ऊर्जा मतलब हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर टक्कर के, इसको मान लिया टक्कर से पहले की ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी K1। तो ये जो टर्म है ये तो जीरो हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास u2 जीरो है। तो K1 इज इक्वल टू हाफ m1 u1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये है टक्कर से पहले की ऊर्जा। अब टक्कर के बाद की ऊर्जा बात करते हैं, तो हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, इसको मान लो K2। यहाँ से देखो इसको थोड़ा अलग पार्टीशन दे देते हैं। देखो हमने माना स्टार्टिंग में एक पार्टिकल है m1 जिसका मास है u1, m2 पार्टिकल जिसका मास है m2 और वेलोसिटी u1 m1 की और m2 की वेलोसिटी u2, मतलब ये रेस्ट में है तो u2 बराबर 0। टक्कर के बाद दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, टक्कर के बाद ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो इस कंडीशन में इनका टोटल मास m1 प्लस m2 और जो इनकी वेलोसिटी है कैपिटल V हो जाती है। तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाकर हम टक्कर के बाद वाली वेलोसिटी निकाल सकते हैं। किसमें, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चल रहा है ये कंसिडरेशन। इसके बाद हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी करेंगे। तो यहाँ देखिए संवेग संरक्षण का नियम लगाया। संवेग संरक्षण के नियम से m2 पार्टिकल u2 इज इक्वल टू 0, तो P बराबर mv, टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होगा। तो ये वाली टर्म है वो क्या हो गई 0। यहाँ से ये टर्म 0 हुई तो हमारे पास v की वैल्यू निकल कर आ गई। एक बार इसको ऐसे हटा देता हूँ, v बराबर m1 u1 m1 प्लस m2। अब यहाँ से हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से हमारे पास K1 मान ली टक्कर से पहले की ऊर्जा और टक्कर के बाद की ऊर्जा को मान लिया अपन ने K2। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, टक्कर से पहले की ऊर्जा, लेकिन वी नो दैट u2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज m2 पार्टिकल इन द रेस्ट। m2 पार्टिकल किस में है, रेस्ट में। तो m1 u1 का स्क्वायर, K1 इज इक्वल टू हाफ m1 u1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया इसको। टक्कर से बाद की ऊर्जा हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। देखो समीकरण v की वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में, समीकरण 2 से v का मान, समीकरण 2 से v का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 2 से v का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रखते हैं। अब भाई K2 इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2। अब यहाँ से v की वैल्यू, v इसका स्क्वायर हो रहा है, ऑलरेडी स्क्वायर कर देते हैं, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से एक टर्म कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारे पास आएगा K2 इज इक्वल टू हाफ m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, इक्वेशन नंबर 5। ये देखो ये हमारे पास वैल्यू आ गई K1 की, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, K2 की। तो देखो अब समीकरण 3 व 5 से, समीकरण
3 व 5 से। अब देखो हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास वेलोसिटी तो आ गई, टक्कर के बाद की वेलोसिटी हमारे पास आ गई, लेकिन हम यहाँ पर ये डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई टक्कर से पहले और टक्कर के बाद काइनेटिक एनर्जी में कितना डिफरेंस होता है। अगर टक्कर से बाद और टक्कर के पहले जो एनर्जी है उसको हम बराबर लेकर चल रहे हैं, उसको बराबर लेकर चल रहे हैं, तो अगर दोनों बराबर है, दोनों का रेशियो 1 आ जाता है, तो इस प्रकार की कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन होती है। लेकिन इनका रेशियो 1 नहीं आता है, इस प्रकार की कॉलिजन नॉन इलास्टिक कॉलिजन हो जाती है। तो देखो अब हम लेते हैं K1/K2 का रेशियो, यही निकालना है। अगर ये रेशियो 1 आ गया तो ये इलास्टिक कॉलिजन होती है, क्योंकि K1 = K2 हो जाएगा। अगर ये 1 नहीं आता है तो ये नॉन इलास्टिक कॉलिजन यानी अप्रत्यास्थ टक्कर मानी जाती है। तो यहाँ से देखो K1 है हमारे पास हाफ M1 U1 स्क्वायर, K2 है हाफ M1 का स्क्वायर U1 का स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 M1 प्लस M2। तो यहाँ से K1/K2 ये जो क्वांटिटी है हाफ से हाफ कैंसिल आउट, M1/M1 प्लस M2 ये जो क्वांटिटी है। अब देखो हमारे पास क्या है, हम इस चीज़ का कंसिडरेशन लेकर चल रहे हैं कि एक पार्टिकल M1 U1 वेलोसिटी से आ रहा है। ये सब बातें लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चल रही है। मैं आपको फिर याद दिला दूं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात आगे करेंगे। देखो एक पार्टिकल M1 जिसका मास है M1 वो U1 वेलोसिटी से आ रहा है, दूसरा है जिसका मास है M2 वो U2 वेलोसिटी से आ रहा है, लेकिन U2 बराबर 0 है, इसका मतलब M2 रेस्ट में है। तो दोनों के बीच में कॉलिजन होता है, और कॉलिजन होने के बाद वे दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इस चीज़ को हम अज्यूम करके चल रहे हैं, चिपक जाते हैं। तो चिपक जाने की कंडीशन में जो दोनों का मास है, M1 पार्टिकल का मास, M2 पार्टिकल का मास, अब चिपक जाने की कंडीशन में देखो, चिपक जाने की कंडीशन में क्या होता है कि दोनों का जो वेलोसिटी है वो टोटल v, अपन दोनों चिपक गए तो मतलब एक पार्टिकल बन गया, तो उनकी वेलोसिटी को अपन लेकर चल रहे हैं, उनकी वेलोसिटी को अपन लेकर चल रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो इस कंडीशन में ये कंसिडरेशन रखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे, उसके बाद संवेग संरक्षण के नियम से अपने पास v की वैल्यू आ गई, लेकिन अब ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे और यहाँ पर हम K2/K1 की वेलोसिटी मतलब K2/K1 का रेशियो निकालेंगे। मतलब K2 क्या है, देखो आफ्टर द कॉलिजन एनर्जी और बिफोर द कॉलिजन एनर्जी, तो यहाँ से K2/K1, तो सॉरी ये K2/K1 होगा। K2 की वैल्यू है हमारे पास M1 का स्क्वायर, तो M1 प्लस M2 अपॉन K1 की वैल्यू हमारे पास हाफ M2 U2 = 0, तो हाफ M1 U1 का स्क्वायर। तो देखिए तो K2/K1 इज इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल आउट, M1 से M1 कैंसिल आउट, U1 स्क्वायर से U1 स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ पर बचेगा M1/M1 प्लस M2। अब हमारे पास ये जो क्वांटिटी बच रही है, अपन को क्या चाहिए भाई, इलास्टिक या नॉन इलास्टिक कॉलिजन कब होती है, जब या तो वे मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करे और एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करे। लेकिन हम मान रहे हैं ये मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो हो गया है, यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो है, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि M1 देखो अपन ने K2/K1 का रेशियो निकाला, तो ये क्वांटिटी 1 आनी चाहिए थी, तब एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होता, लेकिन यहाँ पर M1/M1 प्लस M2 आ रही है। तो ध्यान देखो M1/M1 प्लस M2, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1। जैसे मान लो अगर ये 100 किलोग्राम का है, M1 100 किलोग्राम का है, M2 भी 100 किलोग्राम का है, तो 100/100 प्लस 100/200, तो इट इज लेस देन 1। तो ये जो क्वांटिटी होगी हमेशा लेस देन 1 होगी। तो यहाँ से K2/K1 लेस देन 1 और K2 लेस देन K1, तो यहाँ से ये निकल कर आएगा
K2 लेस देन K1। तो इस चीज से अपन ने ये जो प्रूफ किया है, इससे ये पता लगता है कि जो K2 है आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी से कम होती है। इसका मतलब यह है कि K1 है टक्कर से पहले की ऊर्जा और टक्कर के बाद की ऊर्जा K2, मतलब ऊर्जा का कुछ अमाउंट ही ट्रांसफर हुआ है, बराबर ऊर्जा ट्रांसफर नहीं हुई है। ऊर्जा का कुछ मात्रा, ऊर्जा का कुछ अमाउंट ही ट्रांसफर हुआ है। तो इस टाइप की जो कॉलिजन है जिनके अंदर ये रेशो होता है उनको अप्रत्यास्थ टक्कर, उनको अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर यानी नॉन इलास्टिक कॉलिजन, नॉन इलास्टिक कॉलिजन कहा जाता है। अप्रत्यास्थ टक्कर या नॉन इलास्टिक कॉलिजन कहा जाता है। तो ये जो नॉन इलास्टिक कॉलिजन है कुछ इस तरीके से डिफाइन की जाती है। अब देखो ये तो बात थी हमारी लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अगर हम इसी बात को सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेकर चले तो देखिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसिडरेशन लेकर चलते हैं। एक बार इसको इरेज करता हूं मैं। देखो सेम वही कंसिडरेशन अपना सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें मेनली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना होता है। तो इसमें भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज है और जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज था। तो मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जो वीडियो है उसको एक बार जरूर देख लें। इसको हटा देते हैं। ओके ये हट गया। अब देखो अब तक हमने ये जो टॉपिक था इसको लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्कस किया है। अब इसी टॉपिक को सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्कस करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में ये जो पार्टिकल है ये था M1 पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी है U1 लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और इसकी वेलोसिटी है U1 डैश सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये जो पार्टिकल का था M2, इसकी वेलोसिटी है U2 बराबर 0 और U2 डैश बराबर 0, U2 डैश बराबर 0। और आफ्टर द कॉलिजन ये दोनों एक दूसरे के चिपक जाते हैं आफ्टर द कॉलिजन। तो ये V और सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में V डैश आफ्टर द कॉलिजन। तो देखो हम जानते हैं वही अपना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने के लिए हमको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है फिजिक्स मैकेनिक्स के अंदर जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है और जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये सब एक अच्छे कंसेप्ट हैं जिनके बेस पे पूरी मैकेनिक्स के पिलर समझिए इनको, उनका बेस समझिए मैकेनिक्स का, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, इन सबको। देखो यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर VCM। तो VCM कैसे आता है, RCM से। RCM तो VCM देखो M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखो U2 ये क्वांटिटी अपने पास 0 है, तो यहाँ से VCM इज इक्वल टू M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, ये चल रहा है किसमें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये चल रहा है किसमें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो देखिए अब देखो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में M1 पार्टिकल का, M1 का वेग क्या है, U1 डैश। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियन रूपांतरण से अपन जानते हैं U1 डैश इज इक्वल टू U1 माइनस
VCM, U1 डैश इज इक्वल टू U1 माइनस VCM। देखो U1 डैश इज इक्वल टू U1 माइनस VCM, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। तो देखो U1 डैश निकाल सकते हो अपन, U1 डैश ये वाला सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, देखो U1 माइनस VCM की वैल्यू अपने पास आई थी M1 U1 M1 प्लस M2। ये सेम केस है जो पिछला जो केस लिया था, जस्ट लाइक इक्विवेलेंट, बट यहाँ पर U2 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो U2 वाली टर्म सारी 0 हो गई। तो यहाँ से U1 डैश इज इक्वल टू M1 U1 M2 U1 M1 U1, तो M1 U1 से M1 U1 कट गया, तो यहाँ से M1 प्लस M2, तो U1 डैश इज इक्वल टू M2 U1 M1 प्लस M2। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या निकाला था अपन ने अभी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में M1 पार्टिकल का वेग U1 डैश किससे, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले M1 पार्टिकल का वेलोसिटी। इसी सिमिलरली अगर U2 डैश इज इक्वल टू M1 है यहाँ पर हो जाएगा U2 M1 प्लस M2, सिमिलरली U2 डैश निकालोगे तो देखो M1 की जगह M2 की जगह M1, U1 की जगह U2, तो U2 डैश ये M1 पार्टिकल का टक्कर से पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी, ये M2 पार्टिकल की टक्कर से पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी। एक बार इसको इरेज करता हूँ, इसको एक बार इरेज करते हैं यहाँ से। अब देखिए ये बात चल रही है सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखो लिख देते हैं एक बार इसको पूरा, द्रव्यमान केंद्र निर्देश, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। अब देखो M2 पार्टिकल के लिए अपन ने ये कंसिडरेशन तो कर लिया कि ये होगा, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन है। जब पार्टिकल ऐसे टकराएंगे तो टक्कर के बाद सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। मतलब जो नेगेटिव है माइनस साइन, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको देखो U2 डैश इज इक्वल टू U2 माइनस VCM, U2 माइनस VCM। तो देखो U2 इज इक्वल टू ऑलरेडी अपने पास 0, तो U2 डैश इज इक्वल टू माइनस का VCM, तो U2 डैश इज इक्वल टू माइनस का M1 VCM, M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, बिकॉज देयर इज ओनली U1 माइनस। देखो अब इसका मतलब यह है कि U2 इज इक्वल टू 0 है, U2 इज इक्वल टू 0 है, और U1 डैश अपन स्टार्टिंग में इसको 0 मान कर चले थे, लेकिन एक्चुअल में 0 नहीं होगा। अगर देखो ये कंसिडरेशन मान सकते हैं कि U2 0 है तो U2 डैश भी 0 हो सकता है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जो डाटा है ये जरूरी नहीं कि दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में वही क्वांटिटी हो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ से अपन ने पहले पार्टिकल के लिए U1 डैश निकाला, ये आ गया, दूसरे पार्टिकल के लिए U2 डैश निकाला। अब निकालेंगे आफ्टर द कॉलिजन, आफ्टर द कॉलिजन मतलब ये जो V डैश आफ्टर द कॉलिजन V डैश कितना रहता है। तो देखिए एक बार इसको इरेज करता हूँ, स्टार्टिंग से करते हैं। देखो आफ्टर द कॉलिजन, अब देखो ये हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन इन सब से आया था, अब यहाँ पर वही एनर्जी कंजर्वेशन आएगा आफ्टर द कॉलिजन। देखिए
देखो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे तो देखो m1 u1 डैश का स्क्वायर हाफ m1 u1 डैश का स्क्वायर। पहले इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे। अगर मोमेंटम कंजर्वेशन से होएगा तो देखो संवेग संरक्षण का संवेग m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v। देखो यहाँ से हमारे पास v डैश निकल कर आया था। सबसे पहले हमने L फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाया था, अब इसी चीज़ को सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाएंगे। v डैश अपन यहाँ से निकाल सकते हैं तो देखो m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू 0 कंसिडरेशन कर कर चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र को शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं। इसका मतलब टक्कर से पहले का टोटल मोमेंटम 0 होगा। तो अपने इसकी वैल्यू निकाली थी u1 डैश की, तो m1 u1 डैश इज इक्वल टू v कैलकुलेटेड m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2 यहाँ से ये माइनस m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर u1 डैश की वैल्यू अपन ने निकाली, u2 डैश की वैल्यू निकाली। u1 डैश हमारे पास आया था, वो आया था m2 u1 m1 प्लस m2, लेकिन u2 डैश हमारे पास नेगेटिव आया था। u2 डैश हमारे पास नेगेटिव आया था। तो देखिए इस चीज़ के लिए अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करोगे तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस का m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 इज इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी तो टोटल 0 हो रही है भाई, ये क्वांटिटी तो टोटल 0 हो रही है। तो टक्कर से पहले का संवेग तो 0 हो रहा है। अब देखो टक्कर के बाद के संवेग को 0 करके चलते हैं तो देखो m1 प्लस m2 v डैश बराबर 0। अब देखो m1 प्लस m2 तो 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से m1 प्लस m2 is not equal to 0, but we can say that v dash is equal to 0, v dash is equal to 0। अब इसका मतलब देखिए समझिए क्या हुआ, एक बार समराइज कर देता हूँ जो इस वीडियो में पढ़ा है आप लोगों ने। देखो इसका मतलब यह है कि कोई भी पार्टिकल, जब दो पार्टिकल टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाते हैं, अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, तो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो v निकालेंगे m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। v मतलब टक्कर के बाद पार्टिकल का वेग। लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो ये होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। उसको क्या कहेंगे, 0 वेलोसिटी कहेंगे। वो वेलोसिटी होगी 0 सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब ये जो पूरा केस है ये कहलाता है नॉन इलास्टिक कोलिजन। इस केस को नॉन इलास्टिक कोलिजन का केस कहते हैं, यानी अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। देखिए अप्रत्यास्थ टक्कर का कंसिडरेशन समझिए, मतलब जो मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करते और एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करते, और जो पार्टिकल टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाते हैं वो नॉन इलास्टिक कोलिजन कहलाते हैं, वो जो कोलिजन है। और जब टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है उनका रेशियो अगर 1 नहीं होता है तो उसको भी नॉन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो ये एक अप्रत्यास्थ टक्कर का फिनोमिना है, इसको आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर एक टर्म है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। में फिर से कहना चाहूँगा, मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी कहा था, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स वगैरह चाहिए
मतलब बीएससी मैकेनिक्स के नोट्स वगैरह चाहिए तो आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, क्विज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।